वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के स्रोत पर चर्चा करेंगे। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं, जिसके द्वारा कि हम आज वर्तमान भारतीय संविधान को देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं। हमने हमारी लास्ट क्लास में भी बच्चों भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा था और आज हम अपनी क्लास में भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम विश्व में किसी भी देश के संविधान को उठाकर देखते हैं, तो हमें ये नजर आता है कि कोई भी संविधान पूर्ण रूप से मौलिक होने का दावा नहीं कर सकता है। अर्थात कोई भी संविधान ऐसा नहीं है विश्व में कहीं पर भी जो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, यानी कि उसके द्वारा सारी चीजें स्वयं बनाई जाती हैं। क्योंकि संविधान जो निर्माता होते हैं, वो संविधान का निर्माण करते समय बहुत सारे देशों की शासन व्यवस्थाओं को, शासन प्रणालियों को, उनमें जो अधिनियम होते हैं, उन सब का गहन अध्ययन करते हैं। और जो भी चीजें उन्हें वहां से अच्छी लगती हैं, यानी जो उपबंध उन्हें अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार उपयुक्त लगते हैं, उन सभी को वो अपने संविधान में शामिल कर लेते हैं। अगर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ बच्चों, कि सपोज आपको अपना घर बनाना है। आप जब अपना घर बनाते हैं तो अपने आसपास में आपको जो भी घर सबसे सुंदर लगता है, सबसे अच्छा लगता है, उसमें से आप उस चीज को कॉपी कर लेते हैं, आप उस चीज को अपने घर में वैसा ही बनवा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई भी जो देश होता है, उसे अपने आसपास में, यानी किसी भी देश में कोई भी जो चीज है वो अच्छी लगती है, कोई आर्टिकल अच्छा लगता है, कोई व्यवस्था अच्छी लगती है या किसी संविधान की विशेषता अच्छी लगती है, तो उस चीज को वो अपने संविधान में शामिल कर लेता है, जो उसकी परिस्थितियों के अनुसार, जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको सूट करती है, यानी जो उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं विश्व का कोई भी संविधान पूर्ण रूप से मौलिक नहीं है। हम कहीं ना कहीं से उस चीज को प्रभावित होते हैं और उसे ले लेते हैं। और इस विषय में जो डॉक्टर एमपी शर्मा थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी यह संविधान कभी यह दावा नहीं किया कि वो कोई मौलिक संविधान बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जो थे वो तो क्या चाहते थे, वो एक व्यवहारिक संविधान बनाना चाहते थे। अर्थात एक ऐसा व्यवहारिक सिद्धांत, एक ऐसा व्यवहारिक संविधान जो हमारे देश के लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारी जरूरतों को पूरा करे और हम विकास की राह पर चले। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान है, वो भी इसका उपवाद नहीं है, यानी कि जैसे अन्य जो देश हैं वो लेते हैं, ठीक इसी प्रकार भारतीय संविधान भी विभिन्न देशों से उसने बहुत सारी चीजें ली हैं जो कि स्रोत के रूप में उभर कर आई हैं। आज हम इस क्लास में उन्हीं स्रोतों को डिस्कस करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जो सोर्सेज हैं, यानी किसी भी संविधान के जो स्रोत होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। जिसको कि हम कहते हैं, जो फर्स्ट है उसे हम सेमिनल सोर्सेज बोलते हैं, यानी कि जन्म संबंधी स्रोत। और जो दूसरा पार्ट होता है बच्चों, वो होता है विकासवादी स्रोत, यानी कि डेवलपिंग सोर्सेज। सबसे पहला जो पार्ट है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है, जन्म संबंधी स्रोत, वो क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। जन्म संबंधी स्रोत वो स्रोत होते हैं जो भारतीय संविधान के निर्माण से पहले मौजूद थे। अर्थात जब हमारे देश का संविधान बना, यानी कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो उस समय से पहले जो भी स्रोत मौजूद थे, वो हमारे फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि हमारे फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे बच्चों, जिसे हम जन्म संबंधी स्रोत कहते हैं। अर्थात जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था, उसका निर्माण हो रहा था, उस निर्माण के कार्य को जिस भी चीज ने प्रभावित किया था, वो सारे हमारे जन्म संबंधी स्रोत कहलाते हैं। तो हम कहेंगे वो सभी स्रोत जो भारतीय संविधान के निर्माण से पहले मौजूद थे और इन स्रोतों ने भारतीय संविधान के निर्माण के कार्य को प्रभावित किया था, जिससे कि संविधान निर्माताओं ने
बहुत सारी व्यवस्थाएं या हम कह सकते हैं उपबंध जो होते हैं यानी आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, उन सबको दूसरे देशों से प्रभावित होकर उनसे लेकर उसे अपने भारतीय संविधान में शामिल किया था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों। यदि हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं विकासवादी स्रोत यानी कि डेवलपमेंट सोर्सेज, ये वो स्रोत होते हैं जिनके द्वारा की यानी कि जिन्होंने भारतीय संविधान के विकास में सहायता की है, एक योगदान दिया है या हम कह सकते हैं उनका महत्व रहा है। भारतीय संविधान ऐसा नहीं है कि जो हमने 26 नवंबर 1949 को जिसको हमने स्वीकार किया था, या हम कहें कि भी 26 जनवरी 1950 में जिस भारतीय संविधान को लागू किया था स्वतंत्र भारत में, वो आज भी वैसा ही है। नहीं बच्चों, उसमें क्या होता है कि समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं, यानी कि भारतीय संविधान में धीरे धीरे परिवर्तन भी आया है। जो परिवर्तन आया है और जो वर्तमान समय में हम संविधान देख रहे हैं, वो सभी जो कारण है, वो सभी फैक्टर्स हैं, वो किस में आ जाएंगे, वो इस विकासवादी स्रोत में शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने समझा विकासवादी स्रोत वो स्रोत है जिन्होंने भारतीय संविधान के विकास में बहुत महत्व दिया है और वर्तमान में जो हम संविधान देख रहे हैं वो विकासवादी स्रोत के कारण ही है। तो अभी हमने बच्चों ये समझा कि भारतीय संविधान के दो तरह के सोर्सेज हैं, यानी कि जो सोर्सेज हैं वो टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज सेमिनल सोर्सेज एंड द सेकंड इज डेवलपिंग सोर्सेज। अब हम देखते हैं कि जो जन्म संबंधी स्रोत हैं यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी है सेमिनल सोर्सेज, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, उसमें कौन कौन से सोर्स शामिल होंगे। सबसे पहले 1928 की नेहरू रिपोर्ट, यानी कि जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी, उसकी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान में आज शामिल हैं। यानी हमने हमारे भारतीय संविधान के जन्म से पहले यानी उसके निर्माण से पहले हमने 1928 की नेहरू रिपोर्ट से भी कुछ चीजें ली हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। इसमें 8 सदस्य शामिल थे इस कमेटी में, और इसमें एक संयुक्त अधिवेशन हुआ था यानी कि एक ज्वाइंट सेशन हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान का निर्माण करना था जो सभी वर्गों यानी कि भारतीय समाज में प्रत्येक वर्ग इसमें शामिल होगा और सभी जो दल हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा भी वो चीज स्वीकार की जाएगी। इसकी हमने एक जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज ली है वो क्या है, फेडरल सिस्टम, यानी कि हम कह सकते हैं जो संघात्मक व्यवस्था हम देखते हैं वो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी शामिल थी, उसकी एक विशेषता थी। संघात्मक व्यवस्था हमने एज इट इज भारतीय संविधान में शामिल कर ली है, जिसे हम फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या होता है संघात्मक शासन? संघात्मक शासन वो शासन होता है जिसमें कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो केंद्र शक्तिशाली, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की बच्चों, उसमें ये कहा गया था कि हमेशा ही किसी भी देश का जो सेंटर है यानी जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उसको अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। और ये हमने भारतीय संविधान में शामिल की। और आज भी हम देखते हैं राज्यों के मुकाबले जो हमारी केंद्र सरकार है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या है, वो शक्तिशाली यानी कि पावरफुल रहती है, उसके पास अधिक शक्तियां होती हैं। इसी के साथ जो तीसरी चीज है नेहरू रिपोर्ट की बच्चों, वो भी हमने स्वीकार की। यानी पहले धर्म के आधार पर सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी उसको समाप्त करके जो ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम होता है, जिसे हम संयुक्त निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, उसे हमने भारत में लागू किया है। यानी भारतीय संविधान में हमने इस चीज को स्वीकार किया है, उसे शामिल किया है। और अगर हम एक दो और विशेषताओं की बात करते हैं तो हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी कि जो 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें यही कहा गया था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है बच्चों, एक सेक्युलर स्टेट होता है, यानी कि किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी एक विशेष धर्म के लिए कोई विशेष काम नहीं करेगी, और सभी व्यक्तियों को अपने किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण आजादी होगी। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो हमने 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय हमने क्या किया है, उसमें शामिल कर लिया है। यदि हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, यानी कि
जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है जो हम सभी की रक्षा करती है, अधिकारों की रक्षा करती है। तो ये चीज भी हमने नेहरू रिपोर्ट से ली है और आज हम भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं यानी कि उसकी स्थापना है वो चीज हम देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो वयस्क मताधिकार है यानी कि जब कोई व्यक्ति, अब ये 18 वर्ष है लेकिन उस समय ये जो आयु थी, जो वोटिंग एज थी बच्चों, वो कितनी थी? 21 ईयर्स। ये चीज भी हमने नेहरू रिपोर्ट से ली है। यदि अब हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इससे हमने क्या क्या लिया है। अगर मैं ये कहती हूँ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को वर्तमान भारतीय संविधान की कार्बन कॉपी भी कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारतीय संविधान की 395 धाराओं में से करीबन 2/3, ठीक है, जो 2/3 धाराएं हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो जो 1935 का जो ये एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहां से ली गई है। अर्थात हम कहते हैं कि भारतीय संविधान का करीबन 75% भाग इस अधिनियम से लिया गया है। यानी कि जो हमारे 395 अनुच्छेद हैं उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद हमने बिल्कुल एज इट इज जैसे वहां थे, इस एक्ट में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उन्हीं को हमने अपने भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया था उसका निर्माण करते हुए। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि कुछ और चीजें क्या थी, यानी कि जो हमने ये 75% जो इसका लिया है उसमें कुछ, अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज की बात करती हूँ तो हम कहेंगे सबसे पहले हमने फेडरल सिस्टम लिया है। फेडरल सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी नेहरू रिपोर्ट में आपको बताया कि एक संघीय व्यवस्था होती है। संघीय व्यवस्था क्या होती है? बिल्कुल वही कि जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, जो भारत एक संघीय राज्य है। इसी प्रकार से जैसे हम आज के दिन देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, चाहे फिर वो आपकी केंद्र सूची है बच्चों, या आपकी राज्य सूची है, या आपकी समवर्ती सूची है, ये तीनों ही सूचियां हमें देखने को मिलती है, यानी आपकी यूनियन लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों जो लिस्ट है इनमें सभी विषय निर्धारित किए हैं। केंद्र सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंटर के पास है, केंद्र के पास है। राज्य सूची पर जो कानून बनाता है वो राज्य सरकारें बनाती हैं। समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास है। लेकिन यदि दोनों के बीच में कोई क्लैशिंग आ जाती है तो उस क्लैशिंग की स्थिति में कौन बनाएगा? उस समय केंद्र के कानून को माना जाएगा। यदि इसी प्रकार से हम देखते हैं द्विसदनीय विधायिका, जो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था, हमने उसी को लिया है। अर्थात एक हमारा लोअर हाउस होता है, एक हमारा अपर हाउस होता है। जो हमारा लोअर हाउस है, जिसको कि हम निचला सदन भी कहते हैं, वो कौन सा है? वो लोकसभा है। यानी कि इसको जनता का घर भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। और दूसरा हमारा है राज्यसभा। ये चीज भी हमने बच्चों कहाँ से ली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एज इट इज ले ली है। यदि अब हम बात करते हैं कि जो हमारे भारतीय जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे संविधान में राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, जो उसकी आपातकालीन शक्तियां हैं, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली है। यानी कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती है, आपात की जो स्थिति है, संकट की जो स्थिति है बच्चों, उससे निपटने के लिए वो चीज भी हमने अपने भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया है उसके निर्माण करते हुए। ठीक इसी प्रकार से जो भारत में राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, जो राष्ट्रपति शासन होता है, ये भी इमरजेंसी जो हमारी पावर्स है उसी का एक सब पार्ट है। जैसे कि भारत में हम देखते हैं कि 3 तरीके से इमरजेंसी पावर्स को यूज किया जाता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन के लिए जो बीच का मैंने बताया आपको आर्टिकल 356, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम कहते हैं कि जो राज्य सरकार है वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेंगी जिससे कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में कोई भी अड़चन ना आए। तो वो आज भी हमारी संसद में या हमारे संविधान में ये प्रावधान है, और ये भी बच्चों हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, उससे हमने काफी कुछ अपने भारतीय संविधान में लिया है। अब यदि हम बात करते हैं तीसरे सोर्स की, ये सभी सोर्सेज अभी हमारे सेमिनल सोर्सेज चले हुए हैं, अर्थात जन्म संबंधी स्रोतों की हम चर्चा कर रहे हैं आज की क्लास में। प्रारूप समिति कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप संविधान।
यानी कि जो भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इस प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने ये अपना जो ड्राफ्ट बनाया था संविधान का वो क्या किया था, वो प्रेजेंट किया था। और इस संविधान के प्रारूप में 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। यानी कि 315 इसमें अनुच्छेद थे और 8 इसमें अनुसूचियां थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसमें से भी हमने बहुत सारी चीजें अपने भारतीय संविधान में लिए हैं। यानी कि ये भी हमारे क्या हुए, जन्म से, यानी भारतीय संविधान का निर्माण होने से पहले हमारी फर्स्ट कैटेगरी यानी कि जन्म संबंधी स्रोत का हिस्सा बन जाता है, सेमिनल सोर्सेज में आता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं विदेशी संविधानों की, ठीक है, कई बार बच्चों इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है उसको एक उधार का थैला कहा जाता है। उधार का थैला इन द सेंस कि हमने बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से ली हैं। वो ये बातें होती हैं कि किस देश से हमने कौन कौन सी चीज ली है, यानी हमारा ओरिजिनल बहुत कम है बल्कि हमने दूसरे देशों से उधार के रूप में लिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान पर, ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज जिस रूप में दिख रहा है, बहुत सारे विदेशी संविधानों ने, फिर चाहे वो ब्रिटिश रहा हो या वो अमेरिका का रहा हो या अन्य देशों का रहा हो, जो चीजें हमें जहां से अच्छी ली वो हमने वहां से लिया है, वो अडॉप्ट किया, वो कॉपी किया है। और इसी प्रकार से बहुत सारे संविधानों का हमारे ऊपर प्रभाव भी पड़ा है। तो यदि हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की, यानी कि जो इंग्लैंड के संविधान का, ब्रिटिश के संविधान का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के साथ भारत का जो संबंध है, ठीक है, वो बहुत ही लंबा रहा, बहुत ही गहरा राजनीतिक संबंध रहा है। करीबन 200 वर्षों तक हमारे संबंध रहे हैं। हमने एक जो हम कह सकते हैं गुलामी कह सकते हैं, या जो उन्होंने हमारे ऊपर शासन कहा है, यानी कि हम बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो गए थे, हम परिचित हो गए थे इंग्लैंड के शासन से। और इस तरीके से हम क्या होता है कि इस दौरान बहुत सारे अधिनियम जो कि संसदीय संस्थाओं के द्वारा बने थे, उस चीज को हम समझने लगे थे। तो स्वाभाविक था कि जो ब्रिटिश संविधान है यानी कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो विश्व में सबसे पुराना भी है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्रसिद्ध है, उसका प्रभाव बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से भारत के संविधान पर पड़ा है। यदि हम सबसे पहले बात करते हैं कानून के शासन की, ठीक है, कि कानून का शासन क्या है, यानी कि रूल ऑफ लॉ, तो हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की भांति ही भारत में भी किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का शासन नहीं है, बल्कि किसका है, कानून का शासन है। हमें ये पता होना चाहिए कि कानून का शासन है क्या। कानून का शासन उसे कहते हैं, या इसका अभिप्राय ये होता है कि कानून की दृष्टि में, कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है। कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे कानून के जो निश्चित नियम है उसके अनुसार ही उसे दंड मिलेगा। तो जो कानून का शासन का जो सिद्धांत है बच्चों, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ है, ये भी हमने इंग्लैंड के संविधान से ही लिया है। यदि अब हम बात करते हैं कि हमने और क्या क्या चीजें ब्रिटिश के संविधान से ली है, तो हम कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें वो चीज हमने भारतीय संविधान में शामिल की है। ठीक है, ये क्या होती है, यानी कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हम कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें कि जो राष्ट्र का मुखिया होता है, यानी कि हेड ऑफ द नेशन होता है, जैसे कि भारत में कौन है, भारत में राष्ट्रपति है। तो जो राष्ट्रपति है यानी हमारे राष्ट्र का जो मुखिया है, उसके पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, और वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमने इंग्लैंड के शासन से, ब्रिटिश के संविधान से हमने ये चीज वहां से ली है, उसको हमने अपने संविधान का हिस्सा बनाया है, और भारत में भी हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से हमने समझा कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित होकर भारत में, ठीक है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है उसको स्थापित किया गया है। अगर हम तीसरी चीज की बात करते हैं तो हम कहेंगे द्विसदनीय विधान पालिका। ठीक है,
यानी जो लेजिस्लेचर दिखता है हमें उसका दोहरा रूप दिखता है। जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटिश में है कि जो वहाँ पे लोअर हाउस है यानी कि जो निचला सदन है उसे कॉमन सभा, ठीक उसी प्रकार से भारत में जो लोकसभा है, ठीक है, वो शक्तिशाली भी है। यद्यपि उसका नाम सुनने में निचला सदन लगता है लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि वो किसका घर है, वो जनता का घर है, यानी कि आम जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्ट इसमें चूज करती है, उनको चुनती है। ठीक इसी प्रकार से यदि जो दूसरा सदन है ब्रिटेन में वो कौन सा है, लॉर्ड सभा है। और ठीक इसी प्रकार से भारत में भी जो हमारा दूसरा सदन है जिसको कि हम अपर हाउस कहते हैं, ऊपरी सदन कहते हैं बच्चों, वो कौन सा है, राज्यसभा है। ठीक है, तो ये चीज भी हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन के संविधान से हमने उस चीज को लिया है। यदि हम तीसरी बात करते हैं जिसे हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबल कैबिनेट, जो हमें आज वर्तमान में भारत में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वो हमारे संविधान का एक हिस्सा है। और जो ये एक उत्तरदायी मंत्रिमंडल है ये भी हमने कहाँ से लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया यानी कि इंग्लैंड से लिया है। तो हम कहेंगे कि जैसे भारत में भी जो हमारा कैबिनेट है जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, वो अपने सभी काम के लिए, अपने सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संसद के प्रति विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यही स्थिति कहाँ की है, यही सेम जो सिचुएशन है यानी कि ये जो सेम स्थिति है वो इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की है। तो इसी प्रकार से हमने ये चीज भी कहाँ से ली है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की है, ली है। यदि हम एक और चीज की बात करते हैं, बहुमत दल का नेता, ठीक है, जैसा कि देखिए नाम से स्पष्ट है कि जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जो मेजोरिटी पार्टी होगी, यानी कि जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है वही प्रधानमंत्री बनेगा। और इसी यद्यपि क्या है, भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति इस कार्य में स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से किसी को भी, ऐसा नहीं है कि किसी को भी प्रधानमंत्री बना देगा, प्राइम मिनिस्टर बना देगा, बल्कि जो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है बच्चों, उसी के लीडर को, उसी का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाता है यानी कि नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये चीज भी हमने कहाँ से ली है, ये चीज भी हमने जो ब्रिटेन का संविधान है यानी कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने ये ली है। यदि अब हम बात करते हैं एक और चीज की, एकीकृत संस्थागत ढांचा, ठीक है, यानी कि यूनिफाइड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ये चीज भी हमने भारतीय जो संविधान में जो शामिल है, इस उसी तरह के ढांचे को अपनाया है जैसे कि इंग्लैंड में है। ठीक है, कि भारत में इंग्लैंड की तरह ही जो एकीकृत संस्थागत ढांचा है यानी कि यूनिफाइड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसी चीज को हमने अडॉप्ट किया है, उसे स्वीकार किया है। और इसी व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, यानी कि हमें एक इकहरापन देखने को मिलता है, चाहे वो हमारी इकहरी नागरिकता है या हमारी जो सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं, यानी कि हमारी एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, या फिर हमारी एकीकृत नौकरशाही है। ये सारी चीजों में जहाँ पे कि क्या है कि एक यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, एक एक जुड़ाव देखने को मिलता है, वो चीज भी हमने कहाँ से ली है, वो चीज भी हमने ब्रिटिश के संविधान से ही ली है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जिसका हम आज बखूबी प्रयोग कर रहे हैं या हम कहें कि उसका प्रयोग करके हम विकास की तरफ जा रहे हैं, उस संविधान का और विदेशी संविधानों पर संविधानों का क्या प्रभाव पड़ा है। अभी हमने डिस्कस किया किसका, ब्रिटेन का, ब्रिटिश का। अब हम देखते हैं कि क्या हमने अमेरिका के संविधान से भी कुछ लिया है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अमेरिका के संविधान से, ठीक है, जिसे हम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वहां से भी हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। विश्व के लिखित संविधानों की यदि बात करते हैं तो सबसे पुराना संविधान हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नजर आता है, यानी कि यूएसए का ही हमें दिखने को मिलता है। जो अमेरिका का संविधान है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 1787 में जो फिलडेल्फिया एक एक कन्वोकेशन हुई थी यानी कि एक सम्मेलन हुआ था, उसके द्वारा बना था। और 1789 में, ठीक है, 1789 में इसको लागू अमेरिका में कर दिया गया था। तो अमेरिका का जो संविधान है बच्चों, उसका भी भारत के संविधान पर बहुत सारा प्रभाव देखने को मिलता है। जो किस प्रकार से है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रियम्बल की, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का की जो शुरुआत है, ठीक है, जो भारत के संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो शुरुआत है, उसका जो आरंभ है, वो भी अमेरिका के संविधान की भांति प्रस्तावना से ही होता है। और यही नहीं है,
कि जो भारतीय संविधान की शब्दावली भी, यानी कि जो शब्द हैं वो भी हमने अमेरिकन संविधान की प्रस्तावना जैसे ही लिए हैं। जैसे कि मैं बात करूं अमेरिका के संविधान की, तो वहां उसकी जो स्टार्टिंग है वो भी ऐसे ही होती है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी कहा गया है हम भारत के लोग, ठीक है। यानी कि ये चीज हमने वहां से ली है, फर्स्ट पार्ट जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। यदि मैं दूसरी बात करती हूँ, दूसरी विशेषता की बात करती हूँ जो हमने अपने भारतीय संविधान में शामिल किया, तो हम कहेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हम आज वर्तमान में अपने भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार देखते हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अधिकार हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, वहां से हमने इस चीज को लिया है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई यानी फंडामेंटल राइट्स भी हमने कहाँ से लिए? हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं बच्चों कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें हमने भारत में, ठीक है, उसकी तरह हमने भारत में क्या किया है, जो फेडरल सिस्टम है यानी संघात्मक जो व्यवस्था है उसको भी हमने लिया है। अर्थ मैंने आपको अभी बताया है कि जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखते हैं राज्यों का संघ, यानी कि अमेरिका में भी क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसी प्रकार से हमने अपने भारतीय संविधान में भी उस चीज को शामिल किया है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि जो हमारी, जो हमें कहाँ दिखता है, जो हमें अमेरिका के संविधान में बहुत ही, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की बहुत ज्यादा शक्तियां दिखती हैं। वो सारी शक्तियां, ठीक है, कि चाहे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता है या फिर सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो सारी चीजें हमने अपने भारतीय संविधान में शामिल किया है। और हमें दिखता है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। कैसे शक्तियां हैं कि यदि हमारे देश में, ठीक है, हमारे अधिकारों को छीना जाता है, या हम ये कहें कि अधिकार छीनने के साथ सरकार के द्वारा कोई गलत कानून लाया जाता है या उसको बनाया जाता है, उसे जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, वो उसको रद्द कर सकता है या उसे आदेश दे सकता है उसे बदलवाने के। तो ये चीज भी हमने ली है। उसके साथ ही हमने संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। ठीक इसी प्रकार से जो भारतीय संविधान है उसमें भी संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो इसका संविधान का रक्षक है, संविधान का व्याख्याकार है, अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट को बनाया, ठीक इसी प्रकार से भारत में भी उसको ही बनाया है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ऊपर है। सबको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली हो, किसी भी पद पर हो, लेकिन संविधान से बाहर जाकर उन शक्तियों का दुरुपयोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे ही हमने जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसकी जो पद की व्यवस्था की गई है, ठीक किस प्रकार से, जैसे कि अमेरिका के संविधान में है। और उसके जो अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, वो भी हमने वैसे ही ली हैं। उसके बाद जो हमारी अमेंडमेंट है, जिस संविधान में संशोधन होता है बच्चों, कोई भी चीज स्थिर नहीं होती है बल्कि एक प्रगतिशील होती है, जो किसी भी देश के समय, परिस्थितियों, आवश्यकताओं के अनुसार चेंज होता रहता है संविधान। तो ये चीज भी हमने कहाँ से ली है, संविधान अमेरिका के संविधान से ली है। अब हम देखते हैं कि हमने कनाडा के संविधान से क्या-क्या लिया है, यानी कि हमने हर देश के संविधान से जो चीजें हमें सूट करती थी या जो चीजें हमारी परिस्थितियों के अनुसार बिल्कुल सही थी, सटीक जा रही थी, उन सभी चीजों को हमने लिया है। तो यदि हम बात करते हैं कनाडा के संविधान की, तो कनाडा में भी क्या है, जो सब फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि राज्यों का संघ कहा गया है। तो भारत में भी इसी चीज को हमारे आर्टिकल जो 1 है उसमें भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है, ये हमने वहां से लिया है। इसी प्रकार से जो दूसरी चीज हमने ली है कनाडा से, कि राज्यों की अपेक्षा जो केंद्र है यानी कि जो सेंटर है वो अधिक पावरफुल होना चाहिए, उसके पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए। और इसी चीज को हमने भी आज अपने वर्तमान में हम अपने संविधान में इस चीज को देखते हैं। और कनाडा की भांति ही भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, ठीक है, उन सारी शक्तियों पर जो होल्ड होता है वो किसका होता है, सेंटर का होता है। वो चीज हमने बच्चों यहाँ पर भी
लागू किया है अपने भारतीय संविधान में। यदि अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की, यानी जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वहां से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्यों को दिशा निर्देशन देने के लिए बेहद आवश्यक है कि किस प्रकार से राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित हो सकता है, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी ड्यूटीज को निभा सकता है और अपने राज्य में सामाजिक आर्थिक बैलेंस बना के, संतुलन बना के अपने राज्य का विकास कर सकता है, अपने जो आम जनता है उनके लिए वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बना सकता है। ये क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमें भारत के संविधान में भी देखने को मिलते हैं। ये चीज भी हमने कहाँ से ली है? ये हमने आयरिश कह सकते हैं आयरलैंड के संविधान से ली है। इसके साथ ही बच्चों जो हमारा राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होता है, ठीक है, जो इलेक्टोरल जो सिस्टम होता है उसकी जो व्यवस्था की जाती है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। और इसमें क्या होता है कि संसद यानी पार्लियामेंट और जो हमारे राज्य की विधान सभाएं होती हैं उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे यानी चुनाव में। वो चीज भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। इसके साथ ही जो जैसे हम आज के दिन देखते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेटेड कर सकते हैं, यानी मनोनयन कर सकते हैं। ठीक है, उन व्यक्तियों को इलेक्शन नहीं लड़ना होता लेकिन वो राज्यसभा का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हमने देखा है सचिन तेंदुलकर, रेखा जी, ठीक है, ये किस तरह के, यानी कि वो कला के क्षेत्र में हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं या किसी अन्य क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन ये जो है अपॉइंटमेंट यानी कि जो ये नॉमिनेशन होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। जापान के संविधान से हमने कानून द्वारा जो स्थापित विधि है उस चीज को लिया है। यदि अब हम बात करते हैं जर्मनी के संविधान की, तो जो हमारे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां यानी कि इमरजेंसी पावर्स हैं, जो हमें भारतीय संविधान की आर्टिकल 352 में, 356 में और बच्चों 360 में देखने को मिलती हैं, वो भी हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। इसी प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया से हमने जो हमारी कंकरेंट लिस्ट होती है, यानी हमारी जो समवर्ती सूची है बच्चों, उस चीज को हमने लिया है। ऐसे ही साम्यवादी जो देश हैं यानी कम्युनिस्ट जो हमारे गवर्नमेंट दूसरे जो कंट्रीज हैं, वहां से हमने हमारे भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं बच्चों, उस चीज को हमने स्वीकार किया है। ऐसे ही साउथ अफ्रीका से हमने जो संशोधन होता है संविधान में, उसमें क्या होता है जिसको हम कहते हैं स्पेशल, ठीक है, जिसे हम विशेष बहुमत वाली विधि कहते हैं, उस चीज को हमने लिया है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी भी होती है जो 66% होता है संसद का, और साथ ही जो राज्यों की विधानसभाएं शामिल इसमें होती हैं। तो ये हमने अभी किया कि कौन कौन से हमारे सेमिनल सोर्सेज हैं, यानी कि वो कौन कौन से जन्म संबंधी स्रोत हैं जो भारतीय संविधान का निर्माण होने से पहले बिल्कुल थे, और उन चीजों को हमने वहां से स्वीकार किया है, यानी कि अपने संविधान का हिस्सा उन्हें बनाया है। अब हम देखते हैं डेवलपिंग सोर्सेज, यानी कि कौन कौन से डेवलपिंग सोर्सेज हैं, ठीक है, यानी विकासवादी स्रोत कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे बच्चों, ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा दूसरा पार्ट है हमारे संविधान के स्रोत का। तो भारतीय संविधान के विकास में या उसके विस्तार में योगदान देने वाले कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसे हम कैटेगरी 2 में लेते हैं, जिसे हम विकासवादी स्रोत कहते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो संसद के द्वारा निर्मित अधिनियम, यानी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कि हमारे संविधान के अनुसार बहुत सारे कानून बनाने के लिए यानी कि संसद को अधिकार दिए गए हैं, और इसके लिए संसद के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। जैसे कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे बच्चों, जैसे इसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, भारतीय नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राष्ट्रीय भाषा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। यानी कि इस तरह का ये है बाद में, कि ये वो स्रोत हैं जो हमारे भारतीय संविधान के बनने के बाद हमारी आवश्यकताओं के अनुसार जब उसमें चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं और वो उसका हिस्सा बन गए हैं। तो संसद के द्वारा समय समय पर बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं
जो हमारे देश की आवश्यकताओं के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें विकास देने के लिए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आता है हमारे डेवलपिंग सोर्सेज़ का। यदि हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे संवैधानिक संशोधन, ठीक है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। संविधान के लागू होने से लेकर और अब तक बहुत बार क्या हुआ है, संशोधन हुए हैं। संशोधन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। संशोधन वो होता है बच्चों जिसमें कि संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी जरूरतों के अनुसार, हमारी परिस्थितियों के अनुसार। यानी जब किसी संविधान में इन सभी कारणों के कारण समय के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं, तो उसे हम अमेंडमेंट बोलते हैं, यानी संशोधन बोलते हैं। और यदि मैं भारतीय संविधान की बात करती हूँ, तो 2020 यानी 2020 तक 104 इसमें संविधान में संशोधन हो चुके हैं। और जितने भी संशोधन होते हैं वो भी कौन सा सोर्स बन जाते हैं, हमारे हमारा सेकंड पार्ट जिसे हम विकासवादी स्रोत कह रहे हैं, वो चीजें बन जाती हैं। तीसरा जो पार्ट होता है बच्चों इसका, वो होता है जुडिशियल डिसीजंस, यानी कि न्यायिक निर्णय। नाम से ही स्पष्ट है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनके द्वारा टाइम टू टाइम बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। कोई ऐसा केस सामने आ जाता है जिसके द्वारा कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो फिर क्या होते हैं, वो हमारे संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, दायित्व दिए गए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी गई हैं। क्या कारण है, क्यों दी गई है? क्योंकि बच्चों हमारे संविधान की व्याख्या करने के लिए और हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी दी गई है, वो हमें जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय उसको दी गई है। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा है। और टाइम टू टाइम यानी समय समय पर बहुत सारे ऐसे विवाद उत्पन्न आए हैं, यानी इस तरह के केसेस सामने आए हैं जिसके द्वारा कि अपने निर्णय के द्वारा यानी कि अपने डिसीजंस के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको सॉल्यूशन भी दिया है, यानी समाधान भी किया है। यदि मैं बात करती हूँ, एक इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल डाल रखा है, ठीक है, कि 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा आया था, इसमें अपने निर्णय को, अपने डिसीजन को पलटते हुए ये स्पष्ट किया था कि जो संसद है, कि जो पार्लियामेंट है, वो फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, या उसके साथ किसी और पार्ट में, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यानी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि संसद चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो किसी भी हिस्से को कुछ चेंज कर सकती है, लेकिन यदि वो ये चाहती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्कुल उसके स्ट्रक्चर में ही उसको बिल्कुल चेंज कर दे, तो वो इस तरह की चीज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का हनन होगा, लोकतंत्र का हनन होगा। तो इस प्रकार के जो डिसीजंस है वो क्या होते हैं, वो एक चेतावनी होते हैं पार्लियामेंट को कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकती किसी भी हालत में। उसके बाद यदि हम एक और हमारे डेवलपिंग सोर्सेज की बात करें बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसे हम वैधानिक विशेषज्ञ बोलते हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम, समय समय पर बहुत सारे अपने विचार दिए हैं। और वो क्या है, वो भारतीय संविधान के लिए एक विकासवादी स्रोत बनकर उभरे हैं। जैसे कि ग्रेनविल ऑस्टिन है, उन्होंने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक में लिखा है साफ साफ। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इनके जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने विचार रखे, जिससे कि हमारे भारतीय संविधान को के विकास होने में, उसको ग्रो होने में मदद मिलती है। यदि मैं एक और लास्ट, ठीक है, ये हमारे सेकंड पार्ट का लास्ट है बेटा, जिसे हम कन्वेंशन बोल सकते हैं, परंपराएं बोल सकते हैं। ठीक है, जो परंपराएं हैं, यद्यपि हमारा संविधान कैसा है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम इस देश में, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रथाएं, ठीक है, बहुत सारी प्रथाएं विकसित हुई हैं और जो संविधान के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं, यानी कि उसका हिस्सा बन जाती हैं। और वो हिस्सा बन जाती हैं तो वो उसका विकासवादी स्रोत बन जाती हैं। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करती हूँ, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को भंग करते हैं, लेकिन वो ऐसा अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो ऐसा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करते हैं। और जो ये व्यवस्था है वो क्या है, वो परंपरा के अनुसार ही विकसित हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे राष्ट्रपति का जो पद है उस पर 2 बार से अधिक कोई भी व्यक्ति का मतलब न रहना, ये भी मतलब एक प्रथा है, यानी कि एक हमारा कन्वेंशन है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथाओं ने भी बहुत मदद की है भारतीय संविधान के विकास में। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने समझा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की जो स्रोत हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। साथ ही से संविधान बनाने का मुख्य लक्ष्य था बच्चों, वो क्या था? हमारे भारतीयों की, हम देशवासियों की आवश्यकताओं को और हमारी इच्छाओं को, हमारी आकांक्षाओं को पूरा करना, और जो एक लक्ष्य था हमारा संविधान बनाने का उसको पूरा करना। यद्यपि भारत एक बहुधर्मी देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन फिर भी भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर अनेकता में एकता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संविधान निर्माता थे, उनका मुख्य उद्देश्य एक मौलिक संविधान का निर्माण करना नहीं था, बल्कि वो एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना चाहते थे। यानी कि एक ऐसा प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें सूट करता है, जो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी परिस्थितियों के अनुसार, हमारी जरूरतों के अनुसार बिल्कुल उचित बैठता है, वो हमारा उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य ये कभी नहीं रहा कि हम बिल्कुल मौलिक संविधान का निर्माण करेंगे, बल्कि हमारा उद्देश्य एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था। इसीलिए हमने बहुत सारे देशों से बहुत कुछ लिया है जो हमें सूट करता है, यानी कि जो हमें मतलब सही लगा, उपयुक्त लगा हमारी परिस्थितियों के अनुसार। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी, ठीक है, सभी देशों का या उनके जो वहाँ पे संविधान की धाराएं थी, उनका गहन अध्ययन किया और जो भी उनको उसमें सही लगा, बेटर लगा, इम्पोर्टेंट लगा, उपयोगी लगा, जो भी एलिमेंट्स, जो भी आर्टिकल्स जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थे, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, उन सभी को हमारे संविधान निर्माताओं ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के उसे अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारा फोकस क्या था? एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था, यानी कि एक प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ना कि एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने ये समझा बच्चों कि किस प्रकार से जो भारतीय संविधान है, उसके जो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो दो तरह के हैं, एक जन्म संबंधी स्रोत और एक विकासवादी स्रोत, और किस प्रकार से इन्होंने बहुत ज्यादा मदद की है भारतीय संविधान को बनाने में, या हम कह सकते हैं जिस संविधान को हम देख रहे हैं उसमें। तो हमें गर्व करना चाहिए अपने भारतीय संविधान पर। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।